हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स या मध्यवर्तियों के संबंध में पढ़ रहे हैं और सबसे पहला मध्यवर्ती जो हम पढ़ेंगे वो है कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट। आइए उसके बारे में कुछ और जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। इससे पहले हमने कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे और हमने पढ़ा था कैसे उसको प्रिपेयर किया जाता है या वो कैसे बनता है, उन रिएक्शंस के बारे में और उसके जो केमिकल रिएक्शंस हैं कार्बोनियम आयन के उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आइए हम देखते हैं रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट्स। ये जो रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी के ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस से शुरू होकर बीएससी के एग्जामिनेशंस में, एमएससी के एग्जामिनेशंस में इसको में पूछा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है ये और इसको ध्यान से देखिएगा। वीडियो को पॉज करके रिपीट करके देखिएगा तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। Carbonium ion intermediate is a reactive species because there are six electrons in its outermost shell and it undergoes reactions to achieve stable valence shell configuration. देखिए क्या कहा गया है कि कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती जो है वो एक अभिक्रियाशील रिएक्टिव आसानी से रिएक्शन कर जाने वाला स्पीशीज़ है और क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में या आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपको मालूम है कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसीलिए जो कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती है ये इस प्रकार के रिएक्शन को प्रदर्शित करता है ताकि उसको स्टेबल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मिले, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स की जगह उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं। इस प्रकार के रिएक्शंस वो करता है या इलेक्ट्रॉन्स की कमी पूरी हो जाए किसी भी प्रकार से, इस प्रकार की चेष्टा कार्बोनियम आयन की रहती है। कार्बोनियम आयन्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इजीली सो दे एक्ट एज लुईस एसिड्स। कार्बोनियम आयन जो है क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं बाह्यतम कोश में आउटरमोस्ट शेल में, बाह्यतम कक्षक में इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज़ है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से ग्रहण कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है और लुईस एसिड की तरह यह कार्य करता है। Those factors which increase electron density on carbonium ion or decrease the positive charge make carbonium ion stable। तो सबसे पहले जो दिमाग में अपने होनी चाहिए बात वो ये कि क्योंकि कार्बोनियम आयन इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज़ है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है, तो वो कारक, वो फैक्टर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन के घनत्व को कार्बोनियम आयन में बढ़ाएंगे वो इसको स्थायी करेंगे, या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो इसके पॉजिटिव चार्ज को घटाएंगे तो वो इसको कार्बोनियम आयन को स्टेबल करेंगे। ये बात अपने ध्यान में होनी चाहिए। तो दोज फैक्टर्स विच डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऐसे कारक जो कार्बोनियम आयन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को और भी घटा दें या कम कर दें, या फिर आप कह सकते हैं और इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनियम आयन मेक कार्बोनियम आयन अनस्टेबल। तो ऐसे कारक जो इलेक्ट्रॉन के घनत्व को और घटा दें, इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर दें या फिर उसके पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ा दें, तो ऐसे कारक जो है कार्बोनियम आयन को अनस्टेबल कर देते हैं। तो ये दोनों जो बातें हैं अभी कही गई हैं इंपॉर्टेंट है, अपने ध्यान में रखिएगा। और ये अगर बात आपके ध्यान में रहती है तो फिर आप जो इसके तरह तरह के क्वेश्चन हैं स्टेबिलिटी वाले उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। स्टेबिलिटीज ऑफ कार्बोनियम आयन इज एज फॉलोज। कुछ एग्जाम्पल्स हैं कार्बोनियम आयन के, यहाँ पर उनको यहाँ दिखाया गया। देखिए टर्शियरी कार्बोनियम आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और उससे कम होता है सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी और सबसे कम मिथाइल कार्बोनियम आयन। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ मिथाइल कार्बोनियम आयन के आगे लीस्ट स्टेबल। आप जब नोट्स बना रहे हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं मोस्ट स्टेबल, ये भी लिख सकते हैं जहाँ कार्बोनियम आयन आपने लिखा हुआ है। इसके अलावा आप तीर के निशान के द्वारा भी लिख सकते हैं कि स्थायित्व जो है इस दिशा में घट रहा है या डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी, या फिर ऐसे भी तीर का निशान लगा के लिख सकते हैं इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी या स्थायित्व बढ़ते हुए क्रम में। यहाँ पर देखिए कुछ और कार्बोनियम आयन दिखाए गए हैं जिसमें बेंजीन रिंग अगर 3 जुड़े हुए हैं कार्बोनियम आयन के साथ उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, और अगर बेंजीन रिंग केवल 1 जुड़ा हुआ है कार्बोनियम आयन के साथ तो कार्बोनियम आयन कार्बन के साथ तो वो लीस्ट स्टेबल है इन तीनों के तुलना में। तो यहाँ ये मैक्सिमम स्टेबल है, यहाँ ये मिनिमम स्टेबल है इस सीरीज़ में।
आइए देखते हैं वो कारक जिसके फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। तो कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को कार्बोनियम आयन के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला कारक है इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव में जो आपको मालूम है कि जो सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन हैं वो आंशिक रूप से विस्थापित हो जाते हैं और सिग्मा बंध के द्वारा विस्थापित होते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंतर के कारण ये प्रेरणिक प्रभाव होता है। और पार्शियल डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, आंशिक इलेक्ट्रॉन्स का विस्थापन, जिसकी वजह से आंशिक चार्जेस एटम्स के ऊपर आते हैं, चाहे वो डेल्टा प्लस हो चाहे डेल्टा माइनस हो। ग्रुप्स विथ प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कार्बोनियम आयन एंड इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। देखिए, जो समूह प्लस आई प्रभाव वाले समूह जैसे एल्काइल ग्रुप्स हैं, जो प्लस आई प्रभाव, जैसे ये लाल तीर के निशान के द्वारा दिखाए गए हैं, प्लस आई प्रभाव के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन्स को धकेल रहे हैं कार्बन के ऊपर, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन की घनत्व को बढ़ा रहे हैं, यानी इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर रहे हैं। तो जितने ये जो प्लस आई प्रभाव वाले समूह हैं वो इसके स्थायित्व को, कार्बोनियम आयन के स्थायित्व को बढ़ा देते हैं, इसको ज़्यादा स्थायी करते हैं। आपको ये मालूम है कि जो समूह इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं वो प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा वो उनके स्वयं के ऊपर आंशिक प्लस जो है पार्शियल प्लस चार्ज आ जाता है। तो इसी वजह से इस प्रकार के जो समूह हैं उनको प्लस आई प्रभाव वाला समूह कहा जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और उनके स्वयं के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन्स वो आई इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा दे रहे हैं और उनके स्वयं के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी या प्लस चार्ज आ रहा है, तो ऐसे समूह को कहते हैं प्लस आई प्रभाव वाले समूह। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 प्लस आई समूह जुड़े हुए हैं या 1 प्लस आई वाला समूह जुड़ा हुआ है, तो स्थायित्व इस ओर घट रहा है, या यहाँ पर मैक्सिमम स्टेबिलिटी है या मिनिमम स्टेबिलिटी है। ग्रुप्स विथ माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। जो माइनस आई प्रभाव वाले समूह है यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं अपने विद्युत ऋणता के कारण, और पार्शियल इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन होता है, उन वो जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी को बढ़ा देते हैं। जैसे कि हैलोजेंस आप देख सकते हैं, यहाँ मिथाइल ग्रुप है, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जब एक हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप का हटाकर हमने क्लोरो ग्रुप लगाया तो क्लोरो अपनी विद्युत ऋणता की वजह से कार्बन और क्लोरो बंध के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचना शुरू हुआ। और जो कार्बन के क्लोरो के ऊपर क्योंकि माइनस चार्ज आ जाता है, आंशिक माइनस चार्ज, इसीलिए इस प्रभाव को कहते हैं माइनस आई प्रभाव, और जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर, कार्बोनियम का आयन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की और कमी हो जाती है, तो इसका स्थायित्व घटने लग जाता है। इसी तरह से अगर 2 क्लोरो लगाएं तो कार्बोनियम आयन और ज़्यादा अस्थायी हो जाता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स की कमी और भी ज़्यादा कम हो जाता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम हो जाता है कार्बन के ऊपर, जिसकी वजह से इसका स्थायित्व घटता चला जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रभाव। नेक्स्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन, या जिसे आप कहते हैं अति पर संयुग्मता, अति पर संयुग्मता कहते हैं। अति पर संयुग्मता के द्वारा भी, हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा भी इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है। हमें मालूम है कि अति पर संयुग्मता या हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बंध के होते हैं, कैसे अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बंध, वो जो असंतृप्त निकाय के साथ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बंध जुड़ा हुआ होता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स का, उसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन होता है। जितना अधिक जो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बंध की जितनी अधिक संख्या होगी, उतना ही अधिक हाइपर कॉन्जुगेशन की संरचनाएं बनेंगी और उतना ही ज़्यादा कार्बोनियम आयन जो है वो स्टेबल होगा। So greater the number of alpha carbon hydrogen bond, greater will be the stability of the carbonium ion intermediate, because there will be greater number of hyperconjugative structures. Hyperconjugation जो है delocalization of sigma electrons of alpha carbon hydrogen bond in an unsaturated system. असंतृप्त निकाय में जो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स के विस्थापन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के विस्थापन को हाइपर कॉन्जुगेशन या अति पर संयुग्मता कहा जाता है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बराबर है
नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचनाएं, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचनाएं होंगी, और जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचनाएं, ज़्यादा स्थायित्व होगा कार्बोनियम आयन का। यह देखिए एक हमने एग्जाम्पल लिया है, ये कार्बोनियम आयन है, ये असंतृप्त है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन, उस कार्बन पर ये 3 हाइड्रोजन है तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसी प्रकार से ये देखिए ये कार्बोनियम आयन है, इससे जुड़े हुए ये 3 अल्फा कार्बन है, और इन तीनों अल्फा कार्बन पे 3 3 और 3, तो कुल मिला के 9 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। तो ये जो संरचना होगी वो 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचनाएं प्रदर्शित करेगी। ये जो कंपाउंड है, ये जो मध्यवर्ती है, इसमें क्योंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो ये 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचनाएं प्रदर्शित करेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कम है तो ये कम स्थायी होगा, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा स्थायी होगा। यहाँ एक चीज़ और आप नोट कीजिए कि अल्फा हाइड्रोजन के साथ साथ ही यहाँ 2 चीज़ें हैं जो स्थायित्व को बढ़ाती हैं। एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन, और दूसरा इन एल्काइल ग्रुप्स के जो है प्लस आई प्रभाव भी होता है। तो यहाँ प्लस आई प्रभाव वाला एक समूह है और 3 हाइपर कॉन्जुगेशन है। यहाँ प्लस आई प्रभाव वाले 3 समूह हैं और 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। तो दोनों ही बातें मिलाकर कार्बोनियम आयन, जो टर्शरी कार्बोनियम आयन है, उसके स्थायित्व को बढ़ाते हैं, और उसकी तुलना में जो प्राइमरी कार्बोनियम आयन है उसका स्थायित्व कम होता है। ये हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचनाएं हैं। आप देख सकते हैं जो अल्फा कार्बन है उसके कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो असंतृप्त या फिर इलेक्ट्रॉन न्यून जो कार्बन है उसके पास ये कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, और यहाँ जो बंध था वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में वो वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है। यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड की जगह यहाँ पर अब डबल बॉन्ड आ गया क्योंकि इस बंध के इलेक्ट्रॉन भी यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। यही कारण है कि हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। नो बॉन्ड रेजोनेंस यानी बिना बंध के अनुनाद, रेजोनेंस भी कहा जाता है। तो ये देख रहे हैं हम संरचनाएं बन रही हैं, एक बार इस हाइड्रोजन के साथ, फिर दूसरे हाइड्रोजन के साथ, फिर तीसरे हाइड्रोजन के साथ, तीनों हाइड्रोजन के साथ एक बार नो बॉन्ड इस तरह से बन रहा है, और जिसकी वजह से जो है 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचनाएं यहाँ बन रही हैं। सिमिलरली यहाँ पर प्रत्येक जो मिथाइल ग्रुप है उनके जो हाइड्रोजन्स हैं उसके साथ भी नो बॉन्ड रेजोनेंस इस प्रकार से हो रहा है, और कुल 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचनाएं यानी अधिक स्थायी कार्बोनियम आयन इस केस में होगा। नेक्स्ट जो है रेजोनेंस। रेजोनेंस हमें मालूम ही है डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। पाई बंधों का डिलोकलाइजेशन होता है संयुग्मित सिस्टम के द्वारा, संयुग्मित द्विबंध के सिस्टम के द्वारा, कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड सिस्टम के द्वारा रेजोनेंस या डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई बंधों का संयुग्मित पाई बंध के श्रृंखला के द्वारा डिलोकलाइजेशन को रेजोनेंस कहा जाता है। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग अनुनादी संरचनाएं होंगे उतने ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती की। यहाँ देखिए यहाँ पर 3 फिनाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं एक कार्बन के साथ, और यहाँ पर 2 फिनाइल ग्रुप लगे हैं, यहाँ पर एक फिनाइल ग्रुप लगा है, यहाँ पर कोई भी फिनाइल ग्रुप नहीं है, लेकिन फिर भी एक अनसैचुरेटेड सिस्टम संयुग्मित बंध है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई भी संयुग्मित बंध नहीं है। तो जितने ज़्यादा देखिए फिनाइल ग्रुप में जो है आपको मालूम है बेंजीन ग्रुप में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं और ये रेजोनेंस दिखाता है। तो 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं फिनाइल ग्रुप्स मिलकर कार्बोनियम आयन के प्लस चार्ज को डिलोकलाइज करेंगे। यहाँ 2 फिनाइल ग्रुप करेंगे, यहाँ 1 फिनाइल ग्रुप करेगा। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं बनेंगी, यहाँ उससे कम। और जब यहाँ पर केवल एक डबल बॉन्ड है तो उससे भी कम अनुनादी संरचनाएं बनेंगी रेजोनेंस के द्वारा, और यहाँ पर अनुनादी संरचनाएं रेजोनेंस के द्वारा या अनुनाद की संरचना बनने की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि यहाँ पर संयुग्मित द्विबंध इसमें नहीं है। तो स्टेबिलिटी जो है यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ मिनिमम है, और क्योंकि रेजोनेंस भी यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ रेजोनेंस इस दिशा में इंक्रीज या बढ़ रही है। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ तीनों फिनाइल ग्रुप्स के द्वारा संरचना को दिखाया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि ये जो प्लस चार्ज है ये डबल बॉन्ड है बेंजीन रिंग का जो शिफ्ट हुआ यहाँ से इन दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट होता है, तो सी डबल बॉन्ड सी यहाँ बन रहा है।
और जिसकी वजह से जो ये प्लस चार्ज है इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गया ऑर्थो कार्बन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर तीन जो है ग्रुप्स रह गए हैं, एक तीन कार्बन के साथ बंद और एक हाइड्रोजन के साथ बंद था यहाँ पर, जो कि अब एक कार्बन कार्बन बंद कम हो गया है, तो यहाँ पर दो कार्बन के साथ बंद और यहाँ एक हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से तीन वैलेंसीज के साथ यहाँ पर प्लस चार्ज है। फर्दर डिलोकलाइजेशन होता है जैसा कि लाल तीर के निशान के द्वारा दिखाया गया है, और जो प्लस चार्ज है ऑर्थो से लेकर पैरा और फिर ऑर्थो तक आ जाता है। इस प्रकार से प्रत्येक जो बेंजीन रिंग है वो ऑर्थो और पैरा पर चार्जेस लिए हुए इलेक्ट्रॉन्स का जो प्लस चार्ज का डिलोकलाइजेशन दिखा सकता है। तो कुल मिलाकर हम नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, नॉन अनुनादी संरचनाएं, दो ऑर्थो और एक पैरा के चार्ज के साथ जो है नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या नॉन अनुनादी संरचनाएं इस जो कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती के लिए बना सकते हैं। ये जो फिनाइल ग्रुप्स हैं उनका प्लस आर प्रभाव है, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं और बेंजीन रिंग के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है। जो चार्ज ग्रुप के ऊपर आता है इफेक्ट प्रभाव का निशान भी, सिंबल भी वही हो जाता है। या बेंजीन रिंग के ऊपर प्लस चार्ज आ गया तो इसलिए प्रभाव जो है उसका प्लस आर प्रभाव माना जाएगा। यहाँ जो एक और हमने संरचना देखी है, यहाँ पर अनसैचुरेटेड सिस्टम है जो कि संयुग्मन में है। तो आप देख सकते हैं कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कार्बन कार्बन में शिफ्ट हुए, सी डबल बॉन्ड सी बन गया है यहाँ, और जो प्लस चार्ज है वो इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो दो अनुनादी संरचनाएं हैं, तो अगर इन दोनों के स्टेबिलिटी या स्थायित्व की तुलना करें, ये अधिक स्थायी है और ये कम स्थायी है, क्योंकि अनुनादी संरचनाएं यहाँ केवल 2 हैं, यहाँ 9 है। इसके अलावा कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती को जो है पोलर सॉल्वेंट, ध्रुवीय विलायक ज़्यादा स्थायित्व प्रदान करते हैं, और नॉन पोलर जो सॉल्वेंट होते हैं अध्रुवीय विलायक कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती को स्थायित्व प्रदान नहीं करते हैं। उसका कारण ये है कि आप देख सकते हैं कि जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं उसमें प्लस और माइनस पोल्स होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर। जो माइनस साइड वाला पोल होता है वो कार्बोनियम आयन के चारों ओर जो है अरेंज हो जाता है। सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल इस तरह से अपने माइनस चार्ज को जो है वो कार्बोनियम आयन के आसपास अरेंज कर लेता है, जिसकी वजह से कार्बोनियम आयन का स्थायित्व बढ़ जाता है। यानी ध्रुवीय विलायक अपने जो नेगेटिव पोल हैं वो कार्बोनियम आयन के आसपास अरेंज करके कार्बोनियम आयन को स्थायित्व प्रदान करते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ाने की कोशिश करते हुए। तो मुझे उम्मीद है आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको समझ में आई होगी। वीडियो को रिपीट और पॉज करते हुए देखिएगा और हिंदी में नोट्स बनाइएगा जब आपको कंफर्टेबल लगे, तब आप इंग्लिश में यूज़ कीजिएगा, अदरवाइज़ हिंदी में भी बनाएं तो कोई परेशानी नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तब आप मुझे कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।